नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे वर्किंग कैपिटल असेसमेंट के टर्नओवर मेथड के बारे में। ये मेथड नायक कमेटी के सिफारिश से बनी थी और आरबीआई के नियम के अनुसार 5 करोड़ तक की एमएसएमई लोन इस मेथड से की जा सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि टर्नओवर मेथड के स्टेप्स क्या क्या है। उसके बाद पूरा कंसेप्ट एक केस स्टडी के माध्यम से समझेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मेथड की कमियां भी आपको बताएंगे और कोशिश करेंगे आपको अगले असेसमेंट पे पूरी तैयारी के साथ भेजें। तो दोस्तों, आखिर तक बने रहिए और इस ट्यूटोरियल को एंजॉय कीजिए। चलिए शुरू करते हैं एक सवाल के साथ। क्या आप बता पाएंगे ये टर्नओवर क्या है? एक कंपनी या फर्म का एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जितना ग्रॉस सेल्स होता है उसी को टर्नओवर बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग टर्नओवर एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आपको प्रोजेक्टेड ग्रॉस सेल्स का एक्सेप्टेड वैल्यू निर्धारित करना है। नेक्स्ट, आपको उसके बेसिस पर कंपनी के वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करना है। आजकल ये स्टेप 1 का 33% लिया जाता है, मगर ये पूरी की पूरी वर्किंग कैपिटल बैंक फंड नहीं करेगा। भाई, प्रमोटर को भी तो कुछ पैसे लगाना पड़ेगा ना, जिसको हम लोग मार्जिन बोला करते हैं। मार्जिन कैलकुलेशन के बाद उसको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट से माइनस करके आपको एलिजिबल बैंक फाइनेंस का रकम मिल जाएगा। चलिए अब हर स्टेप बारीकी से देखते हैं। पहले आपको ग्रॉस सेल्स निर्धारित करना है आपके कैलकुलेशन के लिए। उसके लिए आपको समझना है कि कौन सा साल का प्रोजेक्शन आपके कैलकुलेशन में इस्तेमाल होगा। आपको उस फाइनेंशियल ईयर का प्रोजेक्शन लेना है जिस फाइनेंशियल ईयर में आपका ये लिमिट खत्म होगा। मान लीजिए आप लिमिट सैंक्शन कर रहे हैं मई 2019 में, वो वैलिड रहेगा अप्रैल 2020 तक। अप्रैल 2020 का फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? मार्च 2021। तो आपको मार्च 2021 का फिगर कैलकुलेशन में कंसीडर करना है। ये बात थोड़ा ध्यान में रखिएगा क्योंकि मैं बहुत लोगों को इस स्टेप पे गलती करते हुए देखी हूँ। इसके बाद आपको पता करना है कि कितना प्रोजेक्टेड ग्रॉस सेल्स आप एक्सेप्ट कर सकते हो। बहुत लोगों ने मुझे एडवाइस किए कि थोड़ा देखकर करना, मगर देखना क्या है वो बहुत कम लोगों को ही पता है। बात सिर्फ 125% इंक्रीज की नहीं है, बल्कि और भी बहुत कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहले हम लोगों को पिछले 2 साल के ऑडिटेड फिगर्स को देखना है। इससे हम कंपनी का सेल्स का बढ़ोतरी या घटोतरी का एक अंदाजा कर सकते हैं। ज्यादातर समय बैंक 25% तक ग्रोथ एक्सेप्ट करते हैं। अगर 25% से ज्यादा ग्रोथ है तो कंपनी को उससे जस्टिफाई करना पड़ेगा। मान लीजिए कंपनी के हाथ में काफी सारे ऑर्डर है, जिससे ये पता चल जाता है कि उसका ग्रोथ 25% से ज्यादा हो सकता है। कंपनी के ऑर्डर वेरीफाई करते वक्त ध्यान में रखिए कि उसका ऑर्डर कंप्लीट होने में कितना समय लग सकता है, उसका डिलीवरी और फाइनल पेमेंट मिलने तक कितना समय लग जाता है। इससे आपको कंपनी के ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में एक अंदाजा हो जाएगा। कंपनी के प्लांट एंड मशीनरी का उत्पादन क्षमता का भी आपको ख्याल रखना होगा। रॉ मटेरियल्स और फिनिश गुड्स की स्टोरेज कैपेसिटी कितना है उसका ध्यान भी जरूर रखें। कहीं ऐसा ना हो कि आप ख्यालों में पुलाव पकाते रहें। मैं अपने असेसमेंट में कुछ तरीका इस्तेमाल करती हूँ ये समझने के लिए कि क्या कंपनी सच में उसके बताए हुए सेल्स अचीव कर पाएगा। पिछले 1 साल में कंपनी के अकाउंट में टोटल क्रेडिट कितना हुआ। अगर कंपनी का उम्र 1 साल से कम है तो जब से उसने काम चालू की है तब से लेके आज तक का सेल्स देखना चाहिए। हमारे सीबीएस सिस्टम में कंपनी का टर्नओवर वाला रिपोर्ट से ये पता चल जाएगा। अगर अकाउंट में कोई चेक, आरटीजीएस, एनईएफटी रिटर्न हुई है तो उस पर खास नजर रखिए क्योंकि ये कंपनी के सेल्स को आर्टिफिशियली ज्यादा दिखाता है। अगर कस्टमर नहीं है तो उसको करंट अकाउंट ओपन करने को मत बोलिए, बल्कि फिलहाल उनका जो भी बैंक में अकाउंट है उसका ट्रांजैक्शन देखिए। छोटे लोन के लिए उसका सेविंग्स अकाउंट भी आप चेक कर सकते हैं। अक्सर हमें यह देखने को मिलता है कि अकाउंट में टोटल क्रेडिट के साथ कंपनी के सेल्स का दूर दूर तक कोई ताल्लुकात नहीं है। इसके 3 कारण हो सकते हैं। कंपनी ज्यादातर कैश में ट्रांजैक्शन कर रही है, कंपनी ने किसी और बैंक में अकाउंट खोल रखी है, या फिर वास्तव में कंपनी का सेल्स कुछ और है
और वो आपको कुछ और ही बता रही है। अब इसमें से कौन सा कारण सही है वो पता करना आपका काम है। प्रोसेस नोट में इसके बारे में जिक्र जरूर कीजिएगा, भूलिएगा मत। और एक जरूरी बात, अकाउंट में आ रहे क्रेडिट्स के जांच करते वक्त नजर रखिए पैसे कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। कहीं कंपनी अपने एसोसिएट या ग्रुप कंपनियों के साथ झूठ मूठ का ट्रांजैक्शन तो नहीं कर रही है? क्या प्रोमोटर्स अपने ही अकाउंट में पैसे पहले भेजकर फिर उसे वापस तो नहीं भेज रहा है? ऐसे प्रक्रिया को हम लोग काइट फ्लाइंग बोलते हैं। इनसे सावधान रहना पड़ेगा। फिर हमें देखना है उसका लास्ट मंथ या फिर क्वार्टर का जीएसटी रिटर्न। ये कंपनी का सेल्स का पक्का सबूत है। लास्ट मंथ या क्वार्टर का प्रोविजनल बैलेंस शीट भी देखना पड़ेगा। तो मेरे बताए गए इन सारे उपायों से आपको ये पता चल जाना चाहिए कि फिलहाल कंपनी का सेल्स पोजीशन क्या है और जो ग्रॉस सेल्स उसने प्रोजेक्ट किया है क्या सच में वहां तक पहुंच पाएगी। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको नेक्स्ट अप्राइजल में काम आएगा। अब देखते हैं कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे कैलकुलेट होता है। पहले ये 25% था, अभी 33% ऑफ प्रोजेक्ट ग्रॉस सेल्स निर्धारित की गई है। ये 25% और 33% का लॉजिक क्या है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको बताता है कि कंपनी का पूरा साल में कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए, मगर बैंक ये पूरा का पूरा वर्किंग कैपिटल फंड नहीं करेगी। बैंक कितना फंड करेगी वो समझने के लिए हम लोगों को मार्जिन कैलकुलेट करना है। मार्जिन यानी कि कंपनी या कस्टमर का हिस्सा। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एक मैक्सिमम लिमिट है जो कस्टमर बैंक से एक साल के दौरान ले सकता है। एक बार ये फिक्स हो जाए तो ये बदल नहीं सकता। अगर आपको बदलना ही है तो पूरी की पूरी कार्रवाई शुरू से शुरू करना पड़ेगा और फ्रेश सैंक्शन देना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि मार्जिन कैसे कंप्यूट होती है। साधारण रूप से ये ग्रॉस सेल्स का 8% या फिर प्रोजेक्टेड ईयर का एनडब्ल्यूसी, दोनों में से जो ज्यादा होगा उसी को मान लिया जाता है। ये 8% का लॉजिक मैं आपको बाद में समझाती हूँ। फिलहाल जल्दी से देख ले एनडब्ल्यूसी क्या है। ये बैलेंस शीट में देखिए, करंट एसेट है 100 रुपए। हम लोग जानते हैं कि करंट एसेट करंट लायबिलिटी के द्वारा फाइनेंस होता है, जो कि इधर पे 70 रुपए है। अब जब करंट लायबिलिटी को करंट एसेट से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको एनडब्ल्यूसी मिलेगा। यहाँ पर इसे 30 रुपए दिखाया गया है। दूसरे तरीके से बोले तो एनडब्ल्यूसी करंट एसेट फंडिंग के लॉन्ग टर्म सोर्सेज है। ज्यादातर टाइम ये कंपनी के प्रोमोटर का हिस्सा होता है, मगर उसका एक्सेप्शन भी हो सकता है। फिलहाल हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस अभी समझने के लिए सोच लीजिए कि एनडब्ल्यूसी प्रोमोटर का मार्जिन है। कंपनी का वर्किंग कैपिटल जो बैंक फाइनेंस कर सकते हैं वो फिर कितना होगा? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट माइनस मार्जिन। अब ये पूरी कहानी एक केस स्टडी के माध्यम से समझते हैं। उसके लिए मैं बुलाऊंगी रोमित को। दोस्तों, मान लीजिए अब कंपनी का लिमिट मई 2019 में एसेस कर रहे हैं। हम लोगों को पिछले 2 साल का ऑडिटेड फिगर लेना होगा, फाइनेंशियल ईयर 2020 का एस्टीमेट लेना होगा और फाइनेंशियल ईयर 2021 का प्रोजेक्टेड सेल्स भी लेना पड़ेगा। सारे फिगर्स एक के बाद एक रखने से आप ईयर वाइज इंक्रीज या डिक्रीज देख पाएंगे। कंपनी ने उसकी ग्रॉस सेल्स फिगर फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए 6 लाख रुपया दिखाया है। उसका 33% 1,98,000 होता है। अब मार्जिन कैलकुलेशन करने का बारी। हम लोगों को सेल्स का 8% निकालना है, वो 48,000 रुपीज़ है। मगर इतना ही काफ़ी नहीं, क्योंकि एनडब्ल्यूसी भी चेक करना है। इस बार कंपनी का बैलेंस शीट का ज़रूरत पड़ेगा। बैलेंस शीट से एनडब्ल्यूसी 50,000 रुपीज़ निकलता है। क्योंकि 50,000 रुपीज़ 48,000 रुपीज़ से ज़्यादा है तो हम लोगों को मार्जिन 50,000 रुपीज़ ही लेना है। अब ये मार्जिन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट से माइनस होगा। फिर एलिजिबल बैंक फाइनेंस 1,48,000 रुपीज़ आ रहा है। एक बात गौर कीजिए, अगर आप गलती से फाइनेंशियल ईयर 2019 का एनडब्ल्यूसी ले लेते हैं तो आप कंपनी को ज़्यादा फाइनेंस कर देंगे और आपको तो पता ही है कि क्रेडिट में गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं। रुकिए, अभी खत्म नहीं हुआ। आपके लिए मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। पहले अच्छी खबर, आपको टर्नओवर मेथड का टेक्निकलिटी समझ में आ गया। अब बुरी खबर,
आप अगर इतना देख के लिमिट असेस करेंगे तो गलत होगा। आपको इस मेथड का कमियां भी जानना जरूरी है। जरा सोचिए, एक 15 लाख का लोन टर्नओवर मेथड से हुआ है। सैंक्शन टर्म्स में नॉर्मल कंडीशंस को छोड़ के लिखा हुआ है कि डेटर्स 180 दिन तक ले सकते हैं। इसमें कुछ गलती है क्या? क्या आप कभी टर्नओवर मेथड से पड़ोस का मिठाई का दुकान या होटल रेस्टोरेंट या ब्यूटी पार्लर को फाइनेंस किए हैं? क्या आप बता पाएंगे इसमें क्या गलती हो सकती है? ये समझने के लिए पहले जान लेना जरूरी है कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। कोई भी बिजनेस का शुरुआत होता है कैश से। उससे वो सामान यानी कि स्टॉक या इन्वेंटरी खरीदता है। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो सामान का चरित्र बदलकर फिर बेचता है। मगर ज्यादातर समय बेचने का काम होता है उधार पे। इससे पैदा होता है डेटर्स, जो कुछ ही दिनों या महीनों में फिर से कैश में कन्वर्ट होता है। उससे एक नया चक्र की शुरुआत होता है और ये प्रोसेस चलता रहता है। एक बिजनेस कैश से लेके कैश तक का जो सफर तैयार करता है उसी को बोला जाता है ऑपरेटिंग साइकिल। इसको दिन या महीनों में कैलकुलेट की जाता है। टर्नओवर मेथड में सीधा मान लिया जाता है कि हर बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल 120 दिन ही होगा। पहले ये 90 दिन था, ना ज्यादा ना कम। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बिजनेस का एक ऑपरेटिंग साइकिल को फंड करेगा, तो एक साल में 120 दिन रफली 33% होता है। इसीलिए टर्नओवर मेथड बोलता है कि ग्रॉस सेल्स का 33% बिजनेस का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा। यह भी बोलता है कि प्रोमोटर का मार्जिन इस 33% का 25% होगा, जो कि ग्रॉस सेल्स का लगभग 8% आता है। तो अगर इस मेथड से आप ऐसे बिजनेस को फाइनेंस करेंगे जिसका ऑपरेटिंग साइकिल 120 दिन से कम या ज्यादा है, तो फिर क्या होगा, चलिए देखते हैं। फिर बुलाएंगे रोमित को। चलिए अब हम देखते हैं टर्नओवर मेथड का एप्लीकेशन एक बिजनेस के ऊपर जिसका ऑपरेटिंग साइकिल है 30 डेज। 30 यानी कि 365 के 10%। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हो जाएगा 10% ऑफ प्रोजेक्टेड ग्रॉस सेल्स और मार्जिन बन जाएगा 10 के 25% यानी कि 2.5% ऑफ ग्रॉस सेल्स। इस हिसाब से मैंने इसका रिवाइज्ड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट किया है जो कि 60,000 रुपीज है। मार्जिन भी रिवाइज होके 15,000 रुपीज हो गया है। तो ये 10,000 रुपए का जो रकम है ये बन जाता है कंपनी का एलिजिबल वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। लेकिन कंपनी को तो हम लोगों ने 1,48,000 रुपीज वर्किंग कैपिटल फाइनेंस कर दिया। इसका मतलब ये होता है दैट वी हैव फाइनेंस्ड रुपीज 1,38,000 रुपीज एक्सेस। इसका नतीजा क्या हो सकता है? इसका नतीजा हो सकता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड आउटसाइड द बिजनेस, यानी कि बिजनेस के बाहर वो रकम जा सकता है। तो हमारा गाइडलाइंस फिर भी क्यों बोलता है कि टर्नओवर मेथड में तुम स्मॉल बिजनेस को एसेस करो? उसका कारण यह है कि छोटे बिजनेसों का कोई फिक्स्ड ऑपरेटिंग साइकिल होता ही नहीं है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बिजनेस ओनर को खुद को पता नहीं रहता है कि उसका ऑपरेटिंग साइकिल क्या होगा, और ऐसी स्थिति में अगर हम लोग ज्यादा नियम कानून अप्लाई करेंगे तो वर्किंग कैपिटल छोटे बिजनेस को कभी मिलेगा ही नहीं। तो हमारा जो बैंकर का जो रिस्क है उसको कम कैसे किया जाए? हम लोगों को कंपनी का ड्राइंग पावर कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा और उसका जो लिमिट है उसको फेज वाइज बढ़ाना पड़ेगा, ना कि 10 लाख रुपए का लोन आप तुरंत रिलीज कर दो। अब हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल अगर 180 दिन का हुआ तो क्या हो सकता है। 180 यानी 365 के 50%, तो मार्जिन हो जाएगा 50 के 25% यानी कि 12.5%। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उस केस में बन जाएगा 300। मार्जिन रिवाइज होके बन जाएगा 75,000। आपका एलिजिबल वर्किंग कैपिटल फाइनेंस हो जाता है 2,25,000, लेकिन आपने फाइनेंस कर रखा है 1,48,000 रुपीज। मतलब कंपनी को आपने कम फाइनेंस किया है, 77,000 रुपीज कम फाइनेंस किया है आपने कंपनी को। इसका नतीजा क्या हो सकता है? बिजनेस को कैश क्रंच का समस्या हो सकता है। वो लोग बाहर से उधार करेगा, बाहर का जो लोन है उसको पहले चुकाएगा, उसके बाद आपके लोन के बारे में सोचेगा।
जिस प्रोजेक्टेड ग्रॉस सेल्स फिगर के ऊपर निर्भर करके आपने पूरा का पूरा असेसमेंट किया है, हो सकता है कि कंपनी वो प्रोजेक्टेड ग्रॉस सेल्स कभी अचीव ही नहीं कर पाएगा। तो इसको आप कैसे हैंडल करेंगे? इस केस में आपको एमपीबीएफ मेथड या फिर कैश फ्लो मेथड ऑफ वर्किंग कैपिटल असेसमेंट यूज करना पड़ेगा। जाने से पहले आपको कुछ ऐसे बिजनेस के बारे में बता दूं जिनसे आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे इनके ऑपरेटिंग साइकिल बहुत कम होता है, जैसे होटल, रेस्टोरेंट, ब्यूटी पार्लर, मिठाई का दुकान, पेट्रोल पंप, चाय का दुकान, पान सिगरेट का दुकान। ये सब बिजनेस में आप अगर टर्नओवर मेथड से फाइनेंस करेंगे तो ज्यादा फाइनेंस या फिर फंड डाइवर्शन का मौका बहुत ज्यादा रहता है। कहते हैं रेगुलेशन मेक्स अ रूल एंड एक्सेप्शन प्रूव्स इट। तो मेरे बताए हुए नियम का कुछ एक्सेप्शंस भी है। अगर इनमें से कोई बिजनेस कॉर्पोरेट या होलसेल में डील कर रही है और उनके बिल्स मंथली बेसिस पर क्लियर हो रहा है, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जितने भी बसेस है, वो सब अपने पेट्रोल का बिल हर महीने या उससे भी ज्यादा दिनों में चुकाता है, ऐसे केस में पेट्रोल पंप वाले को वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ सकती है।